तो हेलो बालक और बालिकाओं, कैसे हैं आप लोग? फाइन। तो हम लोग बेटा अपना बीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एकदम बेसिक से, और बेसिक से हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा बीओसी के टॉपिक, जिसमें बहुत कुछ हमने सीखा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, होमोलोगस सीरीज है, ड्यू निकालना है, टाइप्स ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, टाइप्स ऑफ एमीन, मतलब बहुत कुछ बेसिक में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखने के बाद में नॉर्मल सी बीओसी सीखने के बाद में हम लोग बेटा आते हैं नेमिंग पर। तो जो नेमिंग है, नेमिंग को हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग है, इस नेमिंग में अगर हम लोग चलते हैं बेटा, तो नेमिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है बेटा, वो नॉर्मली 3 टाइप्स से होती हैं। कितने टाइप से होती है बेटा? 3 टाइप से होती है। एक हमारे पास होती है बेटा कॉमन नेमिंग, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है बेटा? कॉमन नेमिंग होती है। दूसरा हमारे पास में डिराइव्ड नेमिंग होती है बेटा, जो थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया बेटा, डिराइव्ड नेमिंग होती है बेटा। और तीसरा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा, वो हमारा रहता है बेटा आईपैक का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जेनेवा मेथड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम लोग जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जेनेवा सिस्टम बेटा, तो हम लोग पढ़ने वाले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग के बारे में। तो आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बता दूं कुछ बेटा, कि हमारा जो कॉमन नेमिंग का कॉन्सेप्ट है, हम लोग अभी कॉमन नेमिंग की सीरीज करने वाले हैं। तो कॉमन नेमिंग को हम लोग अलग सीरीज में करेंगे और आईपैक नेमिंग सीरीज को हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। पहले एक बात क्लियर हो गई। डिराइव्ड सिस्टम ज़्यादा बड़ा है नहीं बेटा, बिल्कुल छोटा सा है, 2-4 मिनट का। उसको मैं कॉमन नेमिंग के साथ ही बता दूंगा कि डिराइव्ड सिस्टम किस तरीके से बनाया गया था। अब बात ये आती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे पहले, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे जैसे कंपाउंड्स हमारे थे आ रहे थे, जैसे अपने इंडिया में कंपाउंड कोई डिस्कवर हुआ, कोई ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कोई एशिया में हुआ, कोई चाइना में हुआ, कोई न्यूजीलैंड में हुआ। तो इस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, उसमें एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिस्कवर हो रहा था, तो वो उसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने अकॉर्डिंग नाम रख देते थे, जिसको हम लोग बोलते थे बेटा कॉमन नेमिंग। तो ऐसे क्या हुआ कि एक ही कंपाउंड के कई सारे कॉमन नेमिंग आ गए। जब एक ही कंपाउंड के कई सारे कॉमन नेमिंग होने लगे, तो लोगों को लर्न करना, उसके कंपाउंड के बारे में सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लग गया कि उनके नाम याद करें, उनके नेम्स लर्न किए जाएँ या उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न किया जाए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। तो सभी साइंटिस्टों ने मिलकर, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, सभी ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग एक जो मेथड है उससे की जाए, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाए। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो एलिमेंट्स, वो जो कंपाउंड्स थे बेटा, उनको सीखा जाए। तो इस तरीके से हमारी जो जेनेवा में मीटिंग हुई थी, या हम लोग बोलें जो जेनेवा में एक सिस्टम तैयार किया, जिसको नाम दिया गया बेटा आईपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उस मेथड से हम लोग नेमिंग जब करते हैं, तो किसी भी कंट्री में पढ़ेंगे, किसी भी जो है कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो उसका नाम एक ही आएगा। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट बेटा आईपैक रहेगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग की सीरीज़ अलग रहेगी और आईपैक नेमिंग की सीरीज़ अलग रहेगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर कॉमन नेमिंग की, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बेटा कॉमन नेमिंग के बारे में। तो कॉमन नेमिंग को करने से पहले काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं कॉमन नेमिंग में। सबसे पहले तो ये बात है कि कॉमन नेमिंग में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है आपको ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जितना पॉसिबल होगा मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। उससे कॉमन नेमिंग को पढ़ने से पहले 2 बातें मेरी सुन लीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है। एक तो कॉमन नेमिंग आपको 100% कवर नहीं करनी है, कोशिश करेंगे 100% कवर करने की। अगर हो जाता तो ठीक है, अगर आपका 50% भी हो रहा है, बहुत ध्यान से बेटा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेमिंग, खासकर मैं जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आपको अगर 50% भी कॉमन नेमिंग आ गया, तो आप समझिए कि आपको लगभग 100% आ गया। क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से हैं, मतलब अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो कई कंपाउंड्स के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, जैसे हमारे पास आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स के फॉर्म में, पॉलीमर है हमारे पास, बायोमोलिक्यूल्स। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा ओवरऑल पढ़ लेंगे तो जो कॉमन नेमिंग है वो धीरे धीरे हमारे पास कंपाउंड आते रहते हैं, उनकी नेमिंग हमें अपने आप याद हो जाती है। मतलब उसको हमें कोई प्रेशर से या स्पेशल मेथड से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारे साथ क्या होता है बेटा, वो हमें ऐसे ही आते रहते हैं बेटा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो अपने आप वो हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉमन नेमिंग पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। अब बात आती है सेकंड कि हमें कॉमन नेमिंग 50%, ऐसा अगर 50% भी हमारा कवर हो गया तो मानेंगे हमारा कॉमन नेमिंग बढ़िया से तैयार हो गया। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉमन नेमिंग में हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। कॉमन नेमिंग में हमें चीज़ें बेटा याद करनी पड़ती हैं। तो याद करने के लिए मैं तो ये बोलूँगा सिंपल सा कि आप बेटा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस इसके ऊपर पूरा लगा दीजिए बेटा। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है याद करने का, लर्न करने का 10 साल का। कैसे? आप क्लास 1 से बेटा स्टार्ट किए, है ना। कुछ लोग यूकेजी एलकेजी भी पढ़े होंगे, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि यूकेजी एलकेजी हम लोग लर्न करना नहीं शुरू करते, वहाँ तो चीज़ें बस समझते हैं, और समझते क्या मतलब बस हमारे सामने चीज़ें आ जाती हैं, बट हमें पता नहीं होता एजुकेशन से रिलेटिव। तो क्लास 1 से अगर हम क्लास 10th तक की बात करते हैं तो बताइए अभी तक आपने क्या किया? बताइए आपने साइंस को कितना फील किया, कितना समझा है, अपने आप से पूछिए। तो आपको आएगा, कुछ बच्चों को अगर हम छोड़ दें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट को छोड़ दें, तो नॉर्मली सब ने 80 to 90% चीज़ों को सिर्फ लर्न किया है। एकदम क्लियर बेटा कि चीज़ों को सिर्फ लर्न किया। तो मैं ये कहूँगा जो आपका ये 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ वाला है लर्न करने वाला, उसका पूरा जो है हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे कॉमन नेमिंग, मतलब पूरा एनर्जी लगा देंगे हम लोग चीज़ों को सीखने में, उनकी नेमिंग याद करने में। कुछ आसान भी होंगे, आसान से मेथड भी होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। और फिर से मैं बोलूँगा कि टारगेट हमारा कितना रहेगा बेटा, 50% का ही टारगेट रहेगा। अगर 50% आ जाता है तो हमारे लिए वो 100% के इक्वल हो जाएगा। एकदम क्लियर है। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बेटा स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं खूब अच्छे से आपको कंटेंट देने वाला हूँ बेटा। कुछ लोग बोलते हैं कि जेई का कंटेंट रहता है या नीट का तो एडवांस लेवल पे नहीं जाता, तो हमारे जो लेक्चर अभी आ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जितना पॉसिबल होगा मैं एडवांस तक ले जाऊंगा आपको। आप ये जो है हम पे भरोसा रख सकते हैं, इतना बिलीव कर सकते हैं। मैं आपको जो कंटेंट देने वाला हूँ बेटा वो एकदम मेंस नीट चाहे AIPMT के फॉर्म में हो बेटा या फिर एडवांस, मैं आपको एडवांस तक का कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोला मैं मेंस तक का बेटा, मैं एडवांस तक का कंटेंट देने वाला हूँ। तो आप तैयार हो जाइए बेटा। 100% एडवांस तो वो आप पढ़ के बताएंगे कि 100% एडवांस आ रहा है या नहीं आ रहा, पर मैं एडवांस तक ले जाऊंगा आपको। ठीक है, वो 100% जाए या ना जाए, क्योंकि 100% ले जाएंगे कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो एडवांस का थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो फिर भी मैं एडवांस तक की बात करूँगा, 100% नहीं, लेकिन फिर भी मैं एडवांस तक की बात करूँगा, जिससे जितना जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की। तो नॉर्मली जो कॉमन नेमिंग है बेटा उसको 4 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। 4 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। पहला हमारा बेटा है अकॉर्डिंग टू सोर्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका सोर्स क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बेटा प्रॉपर्टी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, कि किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी हम लोग बात करते हैं बेटा। और फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स है बेटा, सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सोर्स क्या रहता है, जैसे बात की जाती है मिथाइल अल्कोहल की, तो सभी लोग जानते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बेटा इसको हम लोग बोलते हैं CH3OH। तो ये मिथाइल अल्कोहल जो है इसको हम लोग बेटा वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं बेटा? वुड स्प्रिट। अब वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसका जो सोर्स है, जो वुड होती है बेटा, उनको जो रेटार्ट होते हैं उनको उसमें हीट किया जाता है बेटा। वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सीखेंगे इसको। तो उसको हीट करने पर एक लिक्विड बनता है पायरोलिग्नियस एसिड, उससे इसको निकाला जाता है बेटा मिथाइल अल्कोहल को। मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, इस तरीके से वुड स्प्रिट आता है बेटा। तो वुड स्प्रिट से मिथाइल अल्कोहल को क्या किया जाता है बेटा? बनाया जाता है, इसलिए इसका सोर्स वुड स्प्रिट है, इसीलिए इसको लोग वुड स्प्रिट बोलते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ फॉर्मिक एसिड की, HCOOH बेटा,
ठीक है। तो HCOOH बेटा कहाँ से आता है, रेड आंट से आता है, रेड आंट से आता है बेटा, ठीक है, लाल चींटी से आता है बेटा। तो इसलिए इसको फॉर्मिका, जो लैटिन वर्ड है रेड आंट को, लाल चींटी को लैटिन वर्ड में बोलते हैं बेटा फॉर्मिका, तो इसलिए इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मिका के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कई सारे सोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड है, मिल्क से आया, ब्यूटेरिक एसिड है, बटर से आया है, ठीक है, मेथेन जैसे CH4 आ गई बेटा हमारे पास, तो CH4 जैसे बेटा मीथेन है, तो मीथेन कहाँ से आई बेटा, मीथेन मार्स जो होते हैं, मार्स जो मार्स वाले प्लेसेस होते हैं, मतलब दलदल जहाँ होता है बेटा, वहाँ पर मार्स लिख देते हैं, मार्स वाले जो प्लेसेस होते हैं वहाँ से बेटा आती है गैस, जो वहाँ निकलती है, जो दलदल होते हैं उससे क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म में, बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले रूप में निकलती है बेटा। तो ये तो हमारा सोर्स हुआ बेटा। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज आ गया C6H12O6, तो ग्लूकोज हो गया बेटा, या एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इनकी नेमिंग आती है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पर बेटा, ठीक है, पूरा लिख दें क्या, ग्लूकोज बेटा, ठीक। डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंपाउंड है, जैसे ग्रीनार्ड रीजेंट आ गया हमारे पास में, या फ्रिक्लैंड रीजेंट आ गया हमारे पास में, RMGX बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीनार्ड रीजेंट। तो ये क्या है, ग्रीनार्ड ने डिस्कवर किया बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रीनार्ड ने डिस्कवर किया, इसलिए कॉमन नेमिंग में इसको बोला गया ग्रीनार्ड रीजेंट, RMGX। तो R हम लोग जान चुके हैं, R एल्काइल होता है बेटा, 10th में भी पढ़े होंगे और हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है जब हम लोग BOC पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो R के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल पता है, ठीक है। बाकी हम लोग अभी बात करते हैं बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास हो गया R बॉन्ड X, इसको X को हेलोजन बोलते हैं बेटा, तो इसका हो जाएगा एल्किल हैलाइड हो गया, जैसे ये एल्कोहल हो गया ना, एल्डिहाइड हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कॉमन नेमिंग बेटा, अच्छे से समझ में आएगी, और अगर हम लोग अच्छे से पढ़ें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग आगे करते हैं बेटा, सबसे पहले कॉमन नेमिंग के लिए हमको पता होना चाहिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें सबसे अच्छा पता होना चाहिए बेटा एल्काइल ग्रुप के बारे में। और एल्काइल ग्रुप से पहले हम लोग अगर 10th में पढ़े हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं बेटा नंबरिंग की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है बेटा, तो अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अगर एक कार्बन एटम होता है उसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बेटा मेथ, अगर 2 कार्बन है उसके लिए हम लोग वर्ड करते हैं बेटा यूज एथ, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेटा प्रोप, ठीक है। ये सभी को आता है, कॉमन है बेटा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा, 5 के लिए बेटा हमारे लिए पेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 पे जाते हैं तो 6 के लिए हमारे पास में, 6 के लिए हमारे पास बेटा हेक्स हो जाएगा, 7 के लिए बेटा हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हेप्ट है, 8 के लिए बेटा ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, अनडेक है, डोडेक है, ट्राइडेक है, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे हम लोग करते चले जाते हैं बेटा, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं कहते तो सर जी 500-600 तक बता दो, आराम से होता है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है हमारे लिए कि रिक्वायरमेंट हमें कितना है, ठीक है। बाकी टीचर पे मत जाओ, अपना कंटेंट देखना हमको कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए कितना कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये नेमिंग आनी चाहिए कि जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम तो एकदम क्लियर हो गया बेटा। अब मैं बात करता हूँ एल्काइल ग्रुप की, ठीक है। तो मैंने लिया सबसे पहला नंबर 1 हमारे पास बेटा एल्काइल ग्रुप। तो जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+1 बॉन्ड के साथ में, क्योंकि बैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट होती है। तो अगर हम बॉन्ड के साथ इसको हम लोग दिखाते हैं तो अगर n=1 पुट करते हैं तो हमारे पास CH3 आ जाएगा, ठीक है, CH3 बॉन्ड के साथ बेटा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके पास कितने कार्बन एटम हैं बेटा। तो 1 कार्बन एटम है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा मेथिल, ठीक है, क्योंकि एल्काइल है बेटा तो इसके लास्ट में इल निकल रहा है। तो जो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स फॉर्म में, तो हम लोग कर लेते हैं बेटा इल, तो ये हो जाता है मिथाइल या मेथिल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अगर n=2 पुट कर देंगे तो हमारे लिए बेटा यहाँ पर जनरल फार्मूले में रख रहे हैं तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, रख के दिखाएं या समझ में आ रहा है बेटा। 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा C2H5, ठीक है। तो C2H5 को हम लोग बोलेंगे बेटा इथाइल। इसको हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 बैलेंसी के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे बेटा। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं बेटा 2 कार्बन एटम है तो इथाइल बोलेंगे। ऐसे ही अगर 3 रखेंगे बेटा तो 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अगर रखते हैं तो हमारे लिए आ जाएगा बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो C3H7 आ जाएगा। 3 रख कर यहाँ पर देख सकते हो
तो इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 इस तरीके से बेटा। नॉर्मल चेन जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं N लगा के बेटा। तो जो N वर्ड है जिसमें ज़्यादा चेन पॉसिबल हो सकती है, मतलब उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, इधर उधर साइड में भी लगा सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, N, स्मॉल n लगा देते हैं जो स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये N और 1 2 3 कार्बन होने पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करें बेटा, प्रोप, और हमारे लिए एल्काइल है तो इल जोड़ दिया तो ये प्रोपिल हो गया। ऐसे ही अगर हम N=4 पुट करते हैं तो हमारे लिए ब्यूटिल हो जाएगा, स्ट्रेट चेन रखते हैं तो। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे लिख दूँ, ये हो गया बेटा, एकदम क्लियर है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये लोग क्या, ये क्या बेटा, एल्काइल के फॉर्म है बेटा। ठीक है, एल्काइल में भी कौन से बेटा, नॉर्मल स्ट्रेट चेन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं N=4 पुट कर दूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए CnH2n+1 की बात आ रही है। तो यहाँ पर C4H9 आ जाएगा बेटा बॉन्ड के साथ। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेट चेन लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे N ब्यूटाइल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर N=5 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये बेटा N पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एकदम है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं तो इसको N, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, मिथाइल में N लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर चेन ब्रेक हो सकती है, ज़्यादा चेन बन सकती है, वहाँ पर हम लोग N लगाते हैं बेटा। तो मिथाइल हो गया, 1 कार्बन एटम होने पर 2 कार्बन पे इथाइल, इस तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल हम लोग लिखते जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था जब हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। कॉमन नेमिंग भी हमें समझ में आएगा, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बेटा, वो तो हम लोग पहले ही जानते हैं, चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा आइसो ग्रुप की। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, आइसो ग्रुप की। तो आइसो ग्रुप क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। 2 CH3 ग्रुप हमारे पास, सिर्फ CH3 बेटा, इथाइल मिथाइल किसी की बात नहीं करें, सॉरी मिथाइल की बात करें बेटा। तो 2 CH3 ग्रुप जब क्या हो बेटा, 1 कार्बन एटम से जुड़े हों, 1 कार्बन एटम मतलब जो 2 डिग्री कार्बन एटम हो, तो ऐसे इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं बेटा आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे बात आ गई हमारे पास, हमको लिखना है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ से करूँ तो आइसो के साथ कितने कार्बन एटम है बेटा, तो इसको मैं नाम दूंगा आइसो, और 1 2 3 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल हो जाएगा। इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल बोल सकते हैं। अब जैसे आ गया कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल कैसे करना बेटा, तो ये हमारे जो पास कार्बन था 1 2 3 कार्बन है बेटा, तो आइसो तो ये होता है, हमें क्लियर है कि इतना तो ये आइसो है। अब ब्यूटाइल में कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3, 1 कार्बन एटम और बढ़ा दो, बैलेंसी के साथ बढ़ाना बेटा, तो 2 और 3 और 1 4। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रुप के फॉर्म में है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आया हमारे लिए आइसोपेंटाइल, तो फिर से आइसोपेंटाइल, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। ठीक है, आइसोब्यूटाइल, तो ये हमारे लिए आइसोब्यूटाइल हो गया। जैसे बात आई नेक्स्ट की बेटा, तो आइसोपेंटाइल, तो आइसोपेंटाइल में फिर से एक CH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे बात आती है बेटा नेक्स्ट आइसोहेक्साइल की, तो फिर से हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, CH2 एक ऐड हो जाएगा, तो आइसोहेक्साइल हो जाएगा, 6 कार्बन एटम हो जाएंगे। एकदम क्लियर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आइसो जो हमारे लिए प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल तक एकदम क्लियर हुआ कि कोई डाउट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट जो 7 कार्बन और 8 कार्बन के लिए है। किसके लिए बेटा, 7 कार्बन और 8 कार्बन के लिए। तो हम लोग बात करते हैं बेटा आइसोहेप्टाइल की बेटा। ठीक है, आइसोहेप्टाइल और आइसोऑक्टाइल की, जो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, और इनको हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं बेटा, एक्सेप्शन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन भी होते हैं। क्यों एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इसमें आप जब देखेंगे तो आइसो ग्रुप जैसा नहीं आएगा बेटा, ये टर्सरी फॉर्म जैसा आता है बेटा। इसको हम लोग नॉर्मली नियो या टर्सरी फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है बेटा, ये हमारे लिए जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोहेप्टाइल। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोहेप्टाइल। तो इसमें आइसो जैसी फीलिंग नहीं आती है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन मानते हैं बेटा, और बट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे आइसोऑक्टाइल की बात आती है, तो आइसोऑक्टाइल हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, तो फिर से हमको यही फॉर्म रखना है बेटा, बस एक बीच में CH2 इंक्रीज कर देना है, CH CH3
और ये हमारे लिए CH2। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं हमारे लिए जो नॉर्मली एक्सेप्शन फॉर्म में थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आइसोहेप्टाइल और इसको हम लोग आइसो ऑक्टाइल कहते हैं बेटा कॉमन नेमिंग में। तो अभी हमने आइसो ग्रुप की बात की है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं बेटा नियो ग्रुप की, ठीक है। किसकी बात करते हैं बेटा? नियो ग्रुप की बात करते हैं। तो जो नियो ग्रुप होता है उसको हम लोग टर्सरी भी नॉर्मली बोलते हैं। टर्सरी सभी लोग जानते हैं डिग्री पर डिपेंड करता है, 3 डिग्री कार्बन एटम जो हमारे पास होता है। तो हम लोग बात करने वाले बेटा नियो ग्रुप की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नियो ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रुप होता है नियो ग्रुप होता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? नियो ग्रुप होता है। अब नियो में क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो होता है वो तो नॉर्मली 3 डिग्री होता है, या 3 डिग्री तो होना ही होना है, बाकी वो 4 डिग्री भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अभी इसको 3 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये 4 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास ग्रुप होता है इतना, इस ग्रुप को हम लोग नियो ग्रुप बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कार्बन एटम पर, जैसे यहाँ पर नियो, अब 1 2 3 4 कार्बन, तो इसको बोलेंगे बेटा नियो ब्यूटिल। क्या बोलेंगे इसको? नियो ब्यूटिल। जैसे हमारे पास ये आ गया बेटा नियो, तो CH3 CH3 CH3, ठीक है। और ये CH2 मैंने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5, 5 हो गया बेटा। तो ये नियो फॉर्म में बेटा, ये तो नियो फॉर्म में है, और टोटल कार्बन एटम तो नियो हो गया, और टोटल कार्बन एटम 5 है बेटा। तो नियो क्या हो जाएगा? पेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। तो इस तरीके से इसको हम लोग नियो ग्रुप बोलते हैं बेटा। एकदम क्लियर हुआ कि नियो ग्रुप क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एल्काइल फॉर्म हो गया, आइसो ग्रुप हो गया, नियो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं एमाइल ग्रुप की। किसकी बात करते हैं हम लोग? एमाइल ग्रुप की बात करते हैं। तो हमारे पास एमाइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा कॉमन नेमिंग मतलब अच्छा है, अच्छे टॉपिक है बेटा। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग IPA को उसको JEE में प्रायोरिटी नहीं देते हैं ज़्यादातर एग्जाम में बेटा। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आया हुआ है IPSC से रिलेटिव, तो हमने पहले बताया अगर 50% भी समझ में आता तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा एमाइल ग्रुप की, तो मैं पहले नॉर्मल सा लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल में हमारे पास स्टेट चेन होगी कितने कार्बन एटम की बेटा? 5 कार्बन एटम की। तो उसको हम लोग बोलेंगे एमाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग एमाइल बोलेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है। और ये रहा हमारे पास CH, यहाँ पर CH3। कितने कार्बन एटम होते हैं बेटा? एमाइल में 5 कार्बन होते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 है बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग देते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। और इसे सेकेंडरी बेटा, 2 डिग्री के साथ ये इधर उधर 2 डिग्री जुड़ा बेटा, तो सेकेंडरी। अब थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। ऐसे हम लोग मानते हैं कि ये 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ बेटा, तो ये एक्टिव सेकेंडरी एमाइल हो गया। अब हमारे पास जैसे अब बात आती है, अक्सर पूछा जाता है हमसे एक्टिव एमाइल, ठीक है, एक्टिव एमाइल। तो कुछ नहीं करना बेटा, एक CH3 जो हमारे पास ये CH3 लगा है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। तो जब थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिव एमाइल हो जाएगा। ये सेकेंडरी था, इसको इधर खिसका दिया तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एक्टिव एमाइल, ठीक है। अब मैं CH3 को थोड़ा सा और इधर खिसकाता हूँ, तो जब और इधर खिसका दूंगा तो बन जाएगा CH3 CH CH3। और इस ग्रुप को देखकर कुछ फीलिंग याद आती है बेटा? इस ग्रुप को, ये कौन सा ग्रुप था बेटा हमारे पास? आइसो वाला था कि नहीं था? ये आइसो ग्रुप था इतना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? CH2 और CH2, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं आइसो एक्टिव, ठीक है, आइसो एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? आइसो एक्टिव, या एक्टिव पहले भी लिख सकते हैं, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। सेकेंडरी शॉर्ट में लिख दें क्या? सेकेंडरी एमाइल, ठीक है। या फिर हम इसको बोलेंगे एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल। एक्टिव पहले ले जा सकते हैं, आइसो यहाँ पर कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, एकदम क्लियर है बेटा। तो जब तक CH3 निकला रहेगा तब तक ये क्या रहेगा बेटा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन कॉमन नेमिंग है भैया, थोड़ा सा जो है मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एकदम क्लियर हुआ। अब मैं और भी बात करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम लिख लिया था ना, इससे मैं और इसको ब्रेक कर सकता हूँ, एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2,
इस तरीके से कर दिया बेटा हमने इसको, तो ये हमारे पास सेकेंडरी इमाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे लिए सेकेंडरी इमाइल है, ओनली सेकेंडरी, नॉट एनी एक्टिव केस बेटा। CH3 निकला था तो एक्टिव था, नहीं निकला तो ये एक्टिव नहीं रहा, तो सेकेंडरी इमाइल ओनली क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमाइल। तो ये हमारे पास इमाइल का केस था, ठीक है, इमाइल का केस था। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिग्री के अकॉर्डिंग भी कुछ बात कर लेते हैं बेटा, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है बेटा। तो हम लोग जानते हैं जो 2 डिग्री कार्बन एटम होता है वो सेकेंडरी होता है बेटा। जैसे 2 डिग्री है, 3 डिग्री है हमारे पास, जैसे सपोज कर लो मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा 2 डिग्री, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कर लो Cl जोड़ दिया, तो उसका हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग भी नाम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये है हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब जो हमारे पास क्लोराइड ग्रुप है बेटा सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडरी हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर टर्सरी लिया तो CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारे पास CBr आ गया, तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, इसका नाम लोग देंगे टर्सरी, 1 2 3 4 कार्बन है बेटा, तो उसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पर डिग्री के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग भी नेमिंग कर देते हैं। तो 2 डिग्री 3 डिग्री सभी को निकालना आता है कि कितने कार्बन एटम से जो बेटा जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या, टफ नहीं है बेटा, ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। हम लोग एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं, फिर आराम से, मतलब पहले रिवाइज़ कर लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, ये हो गया एकदम क्लियर। तो मैं चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं आपको कितना आया बेटा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया था, हम लोग ग्रुप जान गए बेटा ये क्या था, मिथाइल था, ठीक है। तो मिथाइल में मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये, ठीक है, इस टाइप से, तो आपको फीलिंग आनी चाहिए इस टाइप से। तो ये मेरे पास आइसो वाला ग्रुप था बेटा, इसको कंप्लीट बना दूँ, तो ये मेरे पास क्या था बेटा आइसो, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो मैंने सपोज कर लो यहाँ OH जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH 3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे बेटा, नियो या टर्सरी, नियो या टर्सरी बोलते हैं बेटा इसको, टर्सरी इसको स्मॉल टी से नॉर्मली दिखा लेते हैं बेटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ सपोज कर लो OH जोड़ दिया तो टर्सरी एल्कोहल हो गया, Br जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटा टर्सरी ब्रोमाइड हो जाएगा या नियो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो अगर हमको एल्काइल ग्रुप के बारे में पता है तो उससे रिलेटिव जो भी कंपाउंड बनेंगे उनकी कॉमन नेमिंग की जा सकती है। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो ये प्रोपाइल हो गया बेटा 3 कार्बन, तो प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। मैंने ये एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 बॉन्ड, यहाँ मैंने ले लिया Br, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये था मेरे पास एक्टिव सेकेंडरी इमाइल, तो एक्टिव सेकेंडरी इमाइल ब्रोमाइड, एक्टिव सेकेंडरी इमाइल ब्रोमाइड, एकदम समझ में आ रहा है बेटा, एक्टिव सेकेंडरी इमाइल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमको एल्काइल ग्रुप के बारे में पता है तो हम उसकी कॉमन नेमिंग आसानी से, ठीक है, कर सकते हैं। एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। चलिए बेटा हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शन के फॉर्म में है, से CH4 है बेटा, तो ये एल्केन है, ये सारे क्या है बेटा एल्केन के फॉर्म है। तो एल्केन से हमको पता है एक H अगर रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, एल्काइल फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, एल्काइल फॉर्म आ जाता है। मैं एग्जांपल करके दिखाऊं, जैसे CH4 है तो यहाँ से एक H हटा देंगे तो बन जाएगा बेटा CH3, एक H तो निकाल ही दे बेटा, तो ये हमारे लिए मिथाइल हो जाएगा, मेथेन से मिथाइल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जैसे मेथेन मैंने दे दिया, तो यहाँ पर आपको ये करना बेटा। तो दूसरा हमारे पास जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एथेन, ठीक है, एथेन दे दिया, उससे एक H शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बताना है आपको कि एल्काइल जो है बेटा, हाउ मैनी एल्काइल कैन बी फॉर्म, कितने एल्काइल हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताना बेटा, हमको प्रोडक्ट बताना है कि जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या होंगे, मतलब एल्काइल फॉर्म में, किसके फॉर्म में होंगे बेटा, एल्काइल फॉर्म में होंगे। और कोशिश ये करनी है, कोशिश नहीं बेटा बताना ही, उनका एल्काइल का हमको नेम बताना बेटा। तो जो अभी हम लोग एल्काइल का नेम सीखे उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो एथेन आ गया,
प्रोडक्ट भी बताना है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, हाउ मैनी प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं बात कितनी कर रहा हूँ बेटा, हाउ मैनी प्रोडक्ट कैन वी फॉर्म बेटा। तो हाउ मैनी प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर बनेंगे, और साथ में क्या बेटा, एल्काइल फॉर्म का नेम भी हमको कमेंट करके बताना है। तो 3 मैंने लिया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, जैसे मैंने बात की यहाँ पर प्रोपेन की, सब एन की बात हो रही है, एन प्रोपेन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्यूटेन की, ठीक है, और वो भी एन ब्यूटेन की। तो एन ब्यूटेन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं बात करता हूँ बेटा पेंटेन की, या ब्यूटेन में भी ले लें, आइसो ब्यूटेन भी होता है हमारे पास में। तो आइसो ब्यूटेन मैंने ले लिया, यहाँ पर 6 मैंने ले लिया पेंटेन, वो भी एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन। नेक्स्ट बेटा अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आइसोपेंटेन, एक आइसोपेंटेन ले लिया मैंने, ठीक है, आइसोपेंटेन। और एक मैंने ले लिया बेटा नियोपेंटेन। क्या ले लिया बेटा, नियोपेंटेन ले लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके नाम क्या होंगे बेटा, उनके एल्काइल फॉर्म में नेम क्या आएंगे। तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इसका बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।